हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीट्रिपलएससी पिकअप भवन लखनऊ में है। यूपीट्रिपलएससी के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024 के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल के टोटल 4016 पदों वैकेंसी है। पहले नोटिफिकेशन में 2847 पद निर्धारित थे तथा बाद में 1169 पदों को बढ़ाते हुए टोटल 4016 पद यूपीट्रिपलएससी जेई सिविल के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जो भी कैंडिडेट 18 प्लस आयु निर्धारित करते हैं वे केवल 2026 पदों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, केवल 2026 पदों के लिए ही एलिजिबल हैं। तथा जो भी कैंडिडेट्स 21 प्लस आयु निर्धारित करते हैं वे सभी पदों टोटल 4016 पदों के लिए एलिजिबल हैं। आज की इस वीडियो में हम यूपीट्रिपलएससी जेई सिविल 2024 के लिए जो भी कैंडिडेट्स आवेदन करना चाहते हैं आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैंने स्वयं यूपीट्रिपलएससी जेई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एप्लीकेशन फॉर्म में होने वाली गलती के कारण अभ्यर्थियों को परेशान होते हुए व अच्छे नंबर होने पर भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होते हुए देखा है। इसलिए आप सभी को यूपीट्रिपलएससी जेई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, रिजर्वेशन सेलेक्ट करते समय क्या गलतियां होती हैं, रिजर्वेशन जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, पीएच, फ्रीडम फाइटर, जो भी कैंडिडेट्स इसका रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेने के लिए आपके क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कब के होने चाहिए, क्या फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। इसी प्रकार पीएच कैंडिडेट्स के लिए कौन सा सर्टिफिकेट आयोग के द्वारा मान्य है, ये सभी चीज़ें। और जैसे कोई महिला अभ्यर्थी, विवाहित महिला अभ्यर्थी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ के होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए और कब के मान्य हैं, इन सभी को हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। आयोग के द्वारा आपके अवर अभियंता सिविल के लिए क्या अनिवार्य योग्यता निर्धारित की गई है तथा उसके समकक्ष इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित हुई है, उन सभी का हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर चुके हों तो वे 14 जून तक जब आपका संशोधन होगा तब भी आप अपना संशोधन कर सकते हैं। यदि आपको कोई त्रुटि रह जाती है तो आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें, पूरा अंत तक देखें, आपको अपने सभी जो भी त्रुटियाँ हैं उनसे बचा जा सकता है। मैंने सिर्फ इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लाया है ताकि आपको जो भी त्रुटियाँ होती हैं, क्योंकि देखिए जब फॉर्म अप्लाई करते हैं, पेपर देते हैं, सब में इतना मेहनत करने के बावजूद यदि आपके फॉर्म अप्लाई करने की वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी त्रुटियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, उन सभी को एक जगह आप सभी कैंडिडेट्स को बता दें, ताकि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं वो अपना संशोधन कर लेंगे। तथा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में गलती होने के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वे आप सभी कैंडिडेट्स को फेस ना करना पड़े। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका जो अपडेटेड नोटिफिकेशन आया था वो है। अब हम चलते हैं अपने पुराने नोटिफिकेशन पे। देखिए ये आपका पहले का नोटिफिकेशन है, पहला वाला नोटिफिकेशन है, वो आपका अपडेटेड नोटिफिकेशन आया था जिसमें 1169 पदों को बढ़ाया गया था। ये आपका पुराना नोटिफिकेशन है जो कि आपका 7 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ था। आपके आवेदन यूपीट्रिपलएससी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 7 मई 2024 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं तथा आप 7 जून 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय यदि आपसे कोई त्रुटि हो गई है, या मैं अभी आपको बताऊंगा कि किन किन त्रुटियों से बचना है, यदि उस प्रकार की कोई भी त्रुटि आपसे हुई है तो आप 14 जून 2024 तक फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे जिन्होंने भी पीईटी 2023 का फॉर्म अप्लाई किया था, पीईटी 2023 दिया है, केवल वही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए और डिटेल देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या निर्धारित है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन चाहते हैं उनके लिए अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि 7/6/2024 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। यानी कि 7 जून 2024 तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट होने चाहिए। जैसे जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपका 7 जून तक आपका रिजल्ट आपके पास है तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आवेदक अब आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक है, उन आवेदकों से अपेक्षित किया जाता है कि वह आवेदन करने से पूर्व 1 अप्रैल 2024 से 7 जून 2024 के आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत, मतलब उसके अंतर्गत ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो, जिसका वित्तीय वर्ष 2024-25 मान्य हो। देखिए बहुत से कैंडिडेट इसी कन्फ्यूजन में उनके बहुत से डॉक्यूमेंट्स इसीलिए गड़बड़ होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जो वित्तीय वर्ष 23-24 की आय पर आधारित हो और आपका जो वित्तीय वर्ष मान्य हो वो 24-25 के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य हो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आपका जो वित्तीय वर्ष आय जो बनेगी आपकी वो 23-24 के अंतर्गत होगी और जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वह 2024-25 के लिए मान्य के लिए ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या और इम्पोर्टेंट है। देखिए जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे कि जो भी कैंडिडेट्स अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वे अपने नाम,
पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने या ईडब्ल्यूएस जो भी आपका रिजर्वेशन है उससे संबंधित जो भी आप कॉलम को फिल करेंगे उसको बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यानपूर्वक फिल करेंगे। वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। देखिए आपने जो भी फॉर्म अप्लाई किया है वो आपके पहले से ही निर्धारित होंगे, लेकिन यदि उसमें कोई चेंजिंग है, जैसे आपके पीटी के अकॉर्डिंग ही आपका लिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई आपका, जैसे मान लीजिए कि पीटी अप्लाई करते समय आपसे कोई त्रुटि रह गई थी तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। और आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि ये अभ्यर्थी द्वारा सेलेक्ट किए गए पदों के संबंध में विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न आवेदित पदों के सापेक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस नो विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण अंकित किया जाना होगा। देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी कैंडिडेट यूपीएससी जेईई सिविल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, पॉइंट है। देखिए आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जैसे आपके 18+ आयु वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ ही डिपार्टमेंट हैं, तो आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे उनके लिए टोटल 2026 पद ही निर्धारित हैं। तो सबसे पहले देखिए जैसे क्या होता है, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे कि आपके कोई 10 विभाग हैं और आपके 10 विभाग का जो मेरिट है वे एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि आपका सबसे पहले 722 था, 721 हुआ, 720 हुआ, 719 हुआ। इस प्रकार यदि आपका डिक्रीज हो रहा है 10 अंकों तक, 10 डिपार्टमेंट हैं आपके और 10 डिपार्टमेंटों की एक एक नंबर का अगर आप डिफरेंस है आपके पोस्ट में और आपने सिर्फ 5 ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए और आपके नंबर जैसे मान लीजिए 720 था और आपने उससे नीचे वाले, जैसे कि किसी का 18 गया है आपका या किसी का 10 भी गया है, 710 भी गया है कट ऑफ, और आपने उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट नहीं किया है और आपका 719-20 नंबर है, आपका मतलब कि कट ऑफ से, उस डिपार्टमेंट की कट ऑफ से आपके ज़्यादा नंबर हैं और आपने सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसलिए आपको वो डिपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने डिपार्टमेंट का चयन करेंगे और उनका सीक्वेंस बहुत ही सावधानीपूर्वक लगाएंगे ताकि आपको असुविधा ना हो। और बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो 18+ आयु वाले हैं वे 21+ वाला निर्धारित कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। आपका हो सकता है कि कट ऑफ आप उसमें सेलेक्ट हो जाए 21 वाले में, आपने कट ऑफ क्वालिफाई किया हो तो, लेकिन आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें। जो 18+ वाले आयु वाले कैंडिडेट्स हैं वे फॉर्म सेलेक्ट करते समय, जो भी आपका विभाग है, आपके जो भी पोस्ट है, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते समय इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे कि इन सभी के लिए आपको फीस का भुगतान करना होगा। आप सभी के लिए फीस निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट अनारक्षित सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 25 रुपये निर्धारित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए मतलब सभी के लिए 25 रुपये का ही शुल्क निर्धारित किया गया है। अब देखिए जो भी कैंडिडेट्स हैं वे सभी कैंडिडेट्स अपने प्रिंट आउट को बहुत संभाल कर रखेंगे। और आप देखिए, आप सभी के लिए बता देता हूँ कि यदि आप लोग को प्रिंट आउट जैसे किसी का खो जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ डिटेल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका फीस का रिसिप्ट नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स आपको मांगी जाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या फॉर्मेट है, क्या क्या आपको उसमें कॉलम को फिल करना होता है, क्या डिटेल फिल करनी होती है, आपको क्या अभी से निर्धारित करके लेके चलना है, तो मैं आपको पूरे डिटेल में दिखाऊंगा। इसलिए आप प्रिंट आउट को सेव करके रख लेंगे। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी प्रिंट आउट होता है उसका फ़ोटो खींच के, या फिर आप जहाँ से भी फिल करवाते हैं या स्वयं फिल करते हैं तो उसका जो PDF होता है उसको अपने मेल पे सेंड कर लें, ताकि वो आपके मेल में सुरक्षित रहेगा, या उसको गूगल ड्राइव में सेव कर लें, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि मैंने देखा था 2016 जेईई के कैंडिडेट्स थे, 2018 के जेईई के कैंडिडेट्स थे, उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था। एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उस समय मांगा नहीं गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, तो आयोग अगर चाहेगा तो आपको रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आप अपने पास रखेंगे। ऐसा होता नहीं, रिएक्शन होता नहीं इस वजह से, एप्लीकेशन फॉर्म की वजह से, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे फीस का हो गया या और भी कई चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट नंबर डालना होता है, किस डेट फीस कटी थी, ये सारी डिटेल्स में फिल करनी होती हैं आपके वेरिफिकेशन फॉर्म में। तो उसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास रखना आवश्यक है। और आपके पास आपके फॉर्म में ही निर्धारित होता है कि आपने किस किस पोस्टों के लिए अपना फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई किया था और किस क्राइटेरिया में, किस सीक्वेंस में आपने अपने पोस्टों का सिलेक्शन किया था, प्रेफरेंस लिया था। तो इसलिए फॉर्म को अवश्य रखें, अपने फॉर्म को मेल कर लें, वे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपके पास वो सेव रूप में पड़ा रहेगा। अब देखते हैं कि आपके लिए आवेदन पत्र में संशोधन। देखिए, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा, उसके बाद ही आप संशोधन कर सकते हैं, और आपका संशोधन 14 जून 2024 तक कर सकते हैं। अब देखिए, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को संशोधित किया जा सकता है, जिसमें पहला है
देखिए इसमें उक्त के अतिरिक्त मतलब जैसे जो जो यहाँ दिया गया है इसके अतिरिक्त और किसी में भी संशोधन नहीं होगा, इसलिए आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। नाम में वर्तनी की गलती नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जैसे कोई नाम लिख रहे हैं, जैसे मैं विवेक कुमार कुशवाहा लिखता हूँ तो मैं विवेक कुमार एक साथ लिख दूँ या स्पेस हो जाए बीच में, तो देखिए जो कैंडिडेट जैसे अपना नाम लिखता है वैसे ही लिखेगा जैसा सर्टिफिकेट में हो हाई स्कूल इंटर की। आप कोशिश करें कि अपने हाई स्कूल को देख के ही अपने सारी डिटेल को फिल करें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स जैसे वहाँ पे थे उनके नाम के अंदर जैसे राम सेवक नाम है किसी का तो राम के बाद स्पेस होकर सेवक हो गया था, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको एफिडेविट मांगा जाता है। इसी प्रकार पेरेंट्स के नाम में भी कोई गलती होती है तो उसके लिए भी आपका एफिडेविट लगता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए अभी आप फॉर्म अप्लाई करते समय एक एक बिंदुओं को बहुत अच्छे से मिलान करते हुए चलेंगे। पत्राचार का पता होता है आपका, इसको भी देख के चलेंगे। देखिए आपका जो एड्रेस होता है, मान लीजिए अभी आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपका एड्रेस कुछ और है और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो साल 2 साल में जब भी हो तो उस समय आपका एड्रेस चेंज हो सकता है, उसमें कोई भी गलत नहीं है, उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, ये सब चीज़ें बहुत ही सही तरीके से फिल करनी होगी। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं 36 आरक्षण की श्रेणी। अब देखिए आरक्षण सेलेक्ट करते समय कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जैसे जो अनरिजर्व के भी होते हैं या OBC के हैं, उन्होंने अनरिजर्व सेलेक्ट कर लिया है तो उनको आरक्षण में जैसे मान लीजिए अगर मेरिट कम रहेगी तो उनको आरक्षण के अकॉर्डिंग उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय अपने आरक्षण, अपनी कैटेगरी को बहुत सही से सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जाति की श्रेणी, जेंडर आपका सेलेक्ट सही करिएगा। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण। अब देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे वे इन सभी को करेक्शन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन के समय सेलेक्ट किए गए पदों में परिवर्तन कर सकता है एवं उनकी वरीयता भी परिवर्तित कर सकता है। और देखिए आप सभी कैंडिडेट जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है या जो भी आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मालूम करके अच्छे से सीक्वेंस वाइज अपने सभी प्रेफरेंस को रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीटें कहाँ कहाँ निर्धारित की गई हैं, आपके ये डिपार्टमेंट हैं, इसके अंतर्गत आपका क्या पे लेवल होगा, अनारक्षित के लिए कितनी सीटें, टोटल देखिए इतनी सीटें हैं। और इस प्रकार ये डिटेल में आपको दिया गया है, यहाँ पे कैटेगराइज आपको निर्धारित किया गया किस कैटेगरी के लिए कितना है, तो इसको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। आप सभी कैंडिडेट देख लेंगे। और खास बात इस बात का ध्यान रखेंगे जो भी PH कैंडिडेट्स हैं वे सभी कैंडिडेट जिन भी कैटेगरी को यहाँ पे अलाउ किया गया है सिर्फ इन्हीं कैटेगरी को फाइनल में भी अलाउ किया जाएगा। अगर आपका इसके अतिरिक्त है तो आप फॉर्म को अप्लाई ना करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे दिए गए हैं सिर्फ इन्हीं को फॉलो किया जाता है बाद में। और उनका जो एक आपका एक जो भी PH कैंडिडेट होते हैं उनका एक सिम के टाइप में एक सर्टिफिकेट होता है, उसको वहाँ मांगा जाता है। यहाँ पे उसको डिटेल में बताया गया है किन किन PH के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। अब देखिए जो भी आपका महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थियां हैं, देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं पहले। उससे पहले उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियाँ, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक से कमजोर अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधित विद्यमान शासनादेश विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण मान्य होगा। जो अदर स्टेट कैंडिडेट यदि फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार जो भी EWS कैंडिडेट्स हैं फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं 10% आरक्षण दिया जाएगा। और उनका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होना चाहिए। अब देखते हैं जो भी विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या के द्वारा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। देखिए जो भी महिला विवाहित हैं या अविवाहित हैं उन सभी के लिए उनके जो भी आरक्षण सर्टिफिकेट हैं वे केवल पिता पक्ष के ही लगेंगे। इसका बहुत ज़्यादा आपका चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत से कैंडिडेट्स की क्योरी रहती है, तो आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष के द्वारा ही जो सर्टिफिकेट निर्धारित होता है वही मान्य होगा, जाति प्रमाण पत्र। अब देखते हैं कि आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है पोस्ट वाइज। देखिए आपका उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ के लिए अवर अभियंता सिविल के लिए आपकी अनिवार्य अर्हता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल समूह के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। देखिए अभी हम यहाँ पे आपको अर्हताएँ दिखा देते हैं, फिर आयोग के द्वारा जो इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी है उसको भी मतलब समकक्ष अर्हताएँ जो है उसको भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। देखिए ये आपकी डिटेल्स हैं और देखिए ये आपकी अर्हताएँ हैं और ये अधिमानी अर्हता है, जैसे मतलब कि आपको वरीयता देने के लिए कि अगर 2 कैंडिडेट्स के नंबर समान हैं तो जिसके पास जैसे प्रादेशिक सेना में 2 साल का अवधि का उनके पास सेवा की हो या उनके पास NCC का भी सर्टिफिकेट हो तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है सेम अंक होने पर, इसलिए है ये। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल इतना ही है, इसके अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लिए भी आपका यहाँ पे मांगा गया है कि आपके पास अधीनस्थ अभियंत्रिक सेवा नियमावली के अंतर्गत आपके पास
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो आपके पास, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपके उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल के कोर्स का डिप्लोमा हो। अन्य अर्हताएँ राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा डिप्लोमा के बराबर, जैसे कि अब आगे हम बताएंगे क्या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हैं आपके जो मान्य होंगे। इसी प्रकार देखिए आपका नेक्स्ट पोस्ट है, देखिए इन सभी के लिए भी आपका उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के लिए भी आपका अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल की शैक्षिक अर्हता अनिवार्य है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के लिए भी आपके पास अवर अभियंता सिविल पद के लिए अभ्यर्थी के पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आवश्यक है। जैसे बहुत से कैंडिडेट्स के ग्रुप के भी होंगे तो वे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड के विभाग के लिए आपका जो पोस्ट है अवर अभियंता सिविल, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा हो या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो या प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ के लिए अवर अभियंता सिविल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष प्राप्त होनी चाहिए तथा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इस पोस्ट के लिए 18+ कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के लिए, इसमें भी कैंडिडेट्स को देखिए यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई तथा अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट रिलेक्शन के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए निर्धारित हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट विभाग है आपका उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई की देखिए अब ये जो पोस्ट है ऊपर की पोस्ट है ये दोनों थी, ये 18+ कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट है ये आपका केवल 21 एज के मतलब 21+ एज के ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18+ एज के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि एक 21+ एज है उनकी तब वो दोनों पोस्टों के लिए देखिए 21+ वाले इन दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, जैसे इसके लिए भी और इसके लिए भी आपके 21+ वाले कैंडिडेट्स दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन 18+ वाले सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई देखिए आप ये आपका और जो भी कैंडिडेट्स जैसे कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़ी जातियों के लिए इन सभी के लिए रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। जो भी आयु में छूट चाहते हैं उन सभी को आयु में छूट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत फॉर्म पहले देखिए इसके लिए भी आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, इस पोस्ट के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है, अधिकतम 40 वर्ष। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है यहाँ पे देखिए और 40 वर्ष निर्धारित की गई है। यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष मांगी गई है। नेक्स्ट इसी प्रकार देखिए इन सभी पदों के लिए जिन भी कैंडिडेट्स के लिए 18+ आयु के कैंडिडेट्स हैं वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि 21+ में गलती से वे अप्लाई ना कर लें, क्योंकि उसकी वजह से उनका रिजेक्शन हो सकता है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करते समय इस बात का बहुत खास ध्यान रखें। और आपका देखिए जो भी एग्जाम पैटर्न होगा लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 23/08 के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के रिक्त पदों हेतु चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। मेरे पास पिछली प्रीवियस ईयर का आपका यूपीपीएससी जेईई का पेपर है सिविल का, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। लेकिन इस बार आपका जो रिटर्न एग्जाम का पैटर्न होगा वो चेंज होगा, क्योंकि आपका पहले पीईटी नहीं था, पीईटी के थ्रू नहीं था, अब पीईटी के थ्रू है। तो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट तो हो चुका है, अब आपका हो सकता है कि जो भी पैटर्न होगा उसको जैसे ही आएगा हम आपको सूचित करेंगे। अब आगे देखते हैं कि आपके और भी क्या महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो कि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा। देखिए मैं ऊपर भी आप लोग को बता चुका हूँ, जो भी विवाहित महिला हैं, जो विवाहित अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो पिता पक्ष का ही होना चाहिए। अब देखिए और देखते हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं वे सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आवेदन करने से पूर्व 1 अप्रैल 2024 से 7 जून 2024 की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत होना चाहिए। देखिए आपका जो भी
जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाएंगे वे 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं बना होना चाहिए। 2024 का अगर आप सोच रहे हैं कि 31 मार्च का हो या फरवरी का हो, 2024 का हो चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है 1 अप्रैल 2024 के बाद का और 7 जून 2024 से पहले का बना होना चाहिए, इसके मध्य का हो। और आपकी जो वित्तीय आय वर्ष है वो 2023-24 मान्य होगी तथा ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मान्य हो। इस प्रकार की कंडीशन है, इसको आप लोग को ध्यान रख के चलना है। अब देखिए हाई स्कूल तथा समकक्ष उत्तरीय परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आप लोग जन्मतिथि में बहुत ध्यान रखेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की दृष्टि पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की सुप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय ये सभी डिटेल्स आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को की फोटोकॉपी आपको वहाँ सबमिट करना होता है। परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। जैसा भी इसका आपको बाद में निर्धारित होगा हम आपको बताएंगे, सूचित करेंगे। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या महत्वपूर्ण है। देखिए यदि फॉर्म अप्लाई करते समय यदि आपसे कोई त्रुटि होती है या कोई कन्फ्यूजन होता है, किसी में दिक्कत होता है, आप कमेंट करें, मैं उसका आपको यथाउचित उत्तर दूंगा। यदि फिर भी यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर है ये आयोग का, इस पर कॉल करके आप अपनी जो भी आपकी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करा सकते हैं, अपनी समस्या को सही करा सकते हैं, अपना समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये आपका टोल फ्री नंबर है, यूपीएससी आयोग का हेल्पलाइन नंबर है। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार्य होगा, से सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। कोशिश करें आप लोग केवल एक ही आवेदन हो। नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है। इस संबंध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि 14 जून 2024 जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन की डेट निर्धारित की गई है, तब तक आप अपने फॉर्म में जो भी आपको संशोधन कराना है, अगर आपको लगता है कोई त्रुटि हुई है तो आप उसका संशोधन करा लीजिएगा, उसके बाद आपका मान्य नहीं होगा। अब देखिए, अब आपको बता देते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, साथ में आपकी क्या क्या एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मतलब इक्विवेलेंट कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी निर्धारित की गई है। आयोग के द्वारा पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि किन किन डिपार्टमेंट को सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत मान्य किया गया है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित डिप्लोमा क्रम पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इनमें से किसी भी ब्रांच से यदि उन्होंने सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिया है तो वे यूपीएससी जेईई सिविल के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पोस्टों के लिए। और पोस्ट वाइज एज क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी भी ब्रांच में यदि आपने डिप्लोमा लिया है तो आप यूपीएससी जेईई के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये इतनी, और ये कुछ ब्रांच यहाँ पे भी हैं, तो इतनी ही ब्रांचों के लिए आपका निर्धारित किया गया। ये केवल सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए है। अब आगे देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए और क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कैसा आपको फॉर्मेट मिलता है। देखिए आपको 4 प्रपत्र मिलते हैं। प्रपत्र फर्स्ट होता है जिसमें देखिए आपका, जैसे मेरा खुद का है, देखिए मेरा नाम है लिखा हुआ, आपका नाम लिखा होता है, यहाँ पे अवर अभियंता सिविल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आपका देखिए पत्र व्यवहार पता होगा, यहाँ पे आपका DOB होगा। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, इसको डिटेल में इस प्रकार फिल करना होता है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग अपने फॉर्म फिल करते समय इन सभी का जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है उन्हीं को फिल करेंगे। और देखिए आपको मेन चीज़ जो दिखा देता हूँ जिसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 16 है आपका, जिसमें आवेदन परीक्षा शुल्क से निमित्त जमा की गई राशि का पूर्ण विवरण दें। यहाँ पे देखिए आपका जो डॉकेट नंबर होता है या जनरल नंबर कह दें या ट्रांजेक्शन ID कह दें, इस जो भी है उसको यहाँ फिल करना होता है। कितना आपका फीस थी शब्दों में, अंकों में, और किस डेट में आपने जमा किया है, किस बैंक में, किस जनपद जिले में जमा किया है, इस प्रकार का ये विवरण देना होता है। जो कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कैंडिडेट्स के पास अपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होते हैं तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लोग पहले से ही इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि आपका जो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें ये डिटेल्स चाहिए होती हैं। इसी प्रकार आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे इन सभी तथ्यों को ध्यान में लेके चलेंगे ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, तो आप सभी कैंडिडेट अपने सभी पोस्टों को जिस के लिए भी एलिजिबल हैं उन सभी को जरूर फिल करेंगे। देखिए ये मेरे लिए था, मेरा ये पोस्ट प्रेफरेंस है, इसमें ये मेरा नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 डिपार्टमेंट मेरे लिए एलिजिबल थे। जैसे कि आप देखिए जिस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ आप उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, माफ़ कीजिएगा। यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, किसी विभाग का नाम सेलेक्ट नहीं करते हैं और आपके नंबर ज़्यादा है उस डिपार्टमेंट के कट ऑफ से, तब आपको
एलिजिबिलिटी नहीं होगी, आप किसी प्रकार के दावेदार नहीं होंगे, आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे यदि आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो इसलिए आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल, यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो कोशिश करें, और आपकी 21+ एज है तो आप सभी पोस्टों को फिल कर दें। भले उनका सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से लेते चलें, लेकिन कोशिश करें कि सभी पोस्टों को, सभी विभागों को फिल जरूर करें। इसी प्रकार जो 18+ कैंडिडेट्स हैं वे केवल अपने 18+ आयु वाले ही डिपार्टमेंट का ही प्रेफरेंस लें, अन्यथा अदर किसी का ना लें, ठीक है। पहले वो 18+ वाले ही लें, इस बात का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। और आगे देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उसको देख लेता हूँ। देखिए आपको बता देता हूँ कि और भी क्या आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए सबसे पहले जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आपकी अनिवार्य योग्यता सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आपका देखिए केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आरक्षण के लाभ मिलेगा उनको। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2024 से 7 जून 2024 के बीच का होना चाहिए। वित्तीय वर्ष उसका 2024-25 होना चाहिए। ओबीसी SC ST कैंडिडेट जो है उनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि 7 जून से पहले का होना चाहिए, 7 जून 2024 से पहले का होना चाहिए। आपका 22-23 का भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि जितना नया होगा वो आपके लिए बढ़िया होगा, 3 साल से पुराना ना हो। जाति प्रमाण पत्र यूपी सरकार का चाहिए। देखिए आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट सभी लगेंगे, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और आप सभी कैंडिडेट अभी बनवा लीजिएगा, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप लोग अभी बनवा लेंगे। अगर लेटेस्ट जो भी कैंडिडेट OBC SC ST कैंडिडेट्स हैं, AWS कैंडिडेट्स हैं, तो आपको भविष्य में भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसी प्रकार जो 21+ कैंडिडेट्स हैं 4016 पदों के लिए एलिजिबल हैं, और जो 18+ आयु निर्धारित करते हैं वे केवल 2026 पदों के लिए ही एलिजिबल हैं। उनके लिए केवल लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण विभाग लिमिटेड ही एलिजिबल है। इन्हीं विभागों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आपका जो कुछ डिटेल्स हैं PET 2023 के अकॉर्डिंग ही आपकी उसमें फिल हो जाएंगी। यदि उसमें कोई आपको करेक्शन करना है तो उसको करेक्शन करा लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपने जो पहले फॉर्म फिल किया था आपको लगता हो कि वो करेक्शन नहीं हो सकता, वो सभी करेक्शन हो जाएंगे, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोग आवेदन करते समय पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान रखेंगे, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि इस बात का ध्यान रखेंगे। सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद आप लोग प्रिंट कॉपी निकलवा कर भविष्य के लिए रख लीजिए, DV में मांगा जाता है। देखिए इसमें मैंने आपको ऊपर दिखाया, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको DV में प्रस्तुत करना होगा, इसलिए आप लोग अपने पास रखेंगे। और इसी प्रकार आपको सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे। और इसी प्रकार कोई भी असुविधा होने पर आप हमें कमेंट करें, हम उसका यथाउचित उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।